नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पराशरी में। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं, विक्रम बेताल श्रृंखला की कहानी। बहुत पहले की बात है। मगध देश में एक राजा राज्य करता था और मगध के तमाम शासक प्रसिद्ध शासक हुए हैं, प्रतापी हुए हैं। वह भी उन्हीं की तरह था। उसकी राजकुमारी बहुत सुंदर थी और प्रतिभाशाली थी। धीरे धीरे करके वह बड़ी हो गई और उसकी शादी की उम्र हो गई। तब राजकुमार आने लगे उससे शादी करने के इच्छुक। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, राजकुमारी किसी भी राजकुमार को उपयुक्त नहीं पा रही थी, शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी। एक दिन राजमाता ने पूछा कि तुम राजकुमारों से मिलती हो, थोड़ा बहुत बातचीत करती हो। उसके बाद फिर बात खत्म हो जाती है। राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी का नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा ने कहा कि मुझे कोई भी राजकुमार योग्य नहीं लगता। राजमाता ने कहा, बिना किसी परीक्षा के तुम कैसे कह सकती हो कि राजकुमार योग्य नहीं है? राजकुमारी चंद्रलेखा ने कहा, ठीक है, आगे इसमें परीक्षा ले लिया करूंगी। अभी तक तो केवल बातचीत के आधार पर निष्कर्ष निकाल रही थी। आपका कहना सही है कि मुझे परीक्षा लेना चाहिए। ये बातचीत हुई। उसके 3-4 दिन बाद एक राजकुमार आया। राजकुमारी ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर कोई विशेषता है? राजकुमार का नाम वीरेंद्र था। राजकुमार वीरेंद्र ने बताया कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकता हूं। उसने कहा कि एक शब्द में अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं त्रिकालदर्शी हूं। तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। 3 काल मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य। भूत जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। तीनों कालों को मैं देख सकता हूं। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आप मेरे अतिथि गृह में, मेरे राज्य के अतिथि गृह में ठहरें और 3-4 दिन बाद में निर्णय करके आपको बताऊंगी। राजकुमार वीरेंद्र अतिथि गृह में ठहर गया। दूसरे ही दिन एक और राजकुमार आया। बातचीत हुई। पता चला कि उस राजकुमार का नाम उदयवीर था। उदयवीर और राजकुमारी और साथ में राजमाता और कुछ परिवार के अन्य व्यक्ति, राजकुमारी के पिताजी राजा। राजकुमारी ने सबकी उपस्थिति में उससे पूछा कि उदयवीर, आप यह बताओ, राजकुमार आप यह बताओ कि आपके अंदर क्या खासियत है? राजकुमार ने कहा, उदयवीर ने कहा कि मेरे पास एक दिव्य रथ है जिसे मैंने स्वयं ही बनाया है। वह दिव्य रथ शीघ्रता के साथ कहीं भी पहुंच सकता है, पहाड़ी पर, समतल जमीन पर, जंगल में, कहीं भी। तीव्रगामी रथ। राजकुमारी ने उदयवीर से कहा, राजकुमार आप मेरे अतिथि गृह में विश्राम करें, आपको जल्दी ही बुला लिया जाएगा और फिर निर्णय बताया जाएगा। राजकुमार उदयवीर भी अतिथि गृह में चले गए। संयोगवश अगले दिन एक और राजकुमार आया। फिर से लोग इकट्ठे हुए, राजकुमारी और राजकुमार। इस राजकुमार का नाम धनंजय था। राजमाता और राजा सब लोग इकट्ठे हुए। वरिष्ठ मंत्री भी थे। बातचीत हुई और आखिर में राजकुमारी ने पूछा राजकुमार धनंजय से कि राजकुमार धनंजय, तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है?
कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर आप यह सोचते हो कि मैं तुमसे विवाह कर लूं? राजकुमार धनंजय ने कहा कि तलवारबाजी में मेरा कोई सानी नहीं है, तलवारबाजी में मुझसे कोई जीत नहीं सकता है, और मेरे तलवार के वार से, मेरी तलवार के प्रहारों से यदि मैं चाहूं तो उन प्रहारों से कोई व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता है। राजकुमार धनंजय से भी कहा गया कि आप अतिथि गृह में विश्राम करें और 1-2 दिन के बाद आपको बुला लिया जाएगा। 3 दिन बाद तीनों राजकुमार एक साथ बुलाए गए और राज्यसभा में लोग इकट्ठे हुए। राजमाता आ गईं, राजा आ गए, मंत्रीगण आ गए, और जैसा एक पद्धति है, जैसा तरीका है, राजकुमारी को आना था, लेकिन राजकुमारी नहीं आई। राजमाता ने एक दासी को भेजा और कहा कि राजकुमारी से कहो कि सब लोग प्रतीक्षा करने हो, जल्दी से तैयार होकर आ जाएं। दासी राजकुमारी के कक्ष में गई और उसके बाद दौड़ते हुए वापस आई। उसने कहा कि राजकुमारी तो अपने कक्ष में है ही नहीं। सब लोग परेशान हो गए। राजकुमारी ने ही समय निर्धारित किया था, आखिर राजकुमारी गई कहां? अचानक राजमाता को एक बात याद आई। उसने पूछा राजकुमार वीरेंद्र से कि राजकुमार वीरेंद्र, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम अपने ज्ञान के आधार पर यह बताओ कि राजकुमारी कहां चली गई? राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद खोली और उसके बाद यह बताया कि एक राक्षस राजकुमारी को उठाकर ले गया है और एक जंगल में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक महल बना हुआ है, उसमें राक्षस ने राजकुमारी को कैद कर रखा है और तरह तरह की यातनाएं दे रहा है जिससे राजकुमारी उस राक्षस से विवाह के लिए राजी हो जाए। राजमाता ने कहा कि फिर तो तुरंत ही वहां पहुंचना उचित होगा तुम तीनों का। राजा ने कहा मैं भी चलता हूं, लेकिन मंत्रियों ने कहा और विशेष करके तीनों राजकुमारों ने कहा कि आपके जाने की आवश्यकता नहीं है, यह हम लोगों के लिए एक चुनौती है, हम राजकुमारी को सकुशल वापस ले आएंगे। अब जो रथ उदयवीर ने बनाया था, अद्भुत रथ, अपने हाथों से जिसका निर्माण किया था, अपने कौशल से जिसका निर्माण किया था, उस पर तीनों राजकुमार वीरेंद्र, उदयवीर और धनंजय सवार हुए। राजकुमार वीरेंद्र रास्ता बताता रहा और राजकुमार उदयवीर रथ चलाता रहा। इस तरह से करते करते तीनों गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। उसके बाद उस महल में जहां पर राक्षस था और राजकुमारी कैद की गई थी, उसके सामने पहुंच गए। तीनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। अब राक्षस था और इस तरफ राजकुमार वीरेंद्र, उदयवीर और धनंजय। तलवारबाजी हो रही थी। धनंजय ने सोचा कि पहले इन लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी तलवारबाजी पर पूरा विश्वास था। अब वीरेंद्र और उदयवीर वो भी तलवारबाजी में निपुण थे। तलवारबाजी शुरू हो गई, लेकिन अकेला राक्षस उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे राजकुमार वीरेंद्र और उदयवीर बहुत ज्यादा थक गए और उस समय धनंजय ने सोचा कि अब मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली
और राक्षस पर प्रहार शुरू किया। जब राक्षस ने यह देखा कि एक तीसरा राजकुमार भी आ गया है, तो उसने अपना ध्यान वीरेंद्र और उदयवीर से हटाकर धनंजय पर फोकस कर दिया, धनंजय की तरफ अपना ध्यान ले गया और पूरी रफ्तार के साथ उससे युद्ध करने लगा, उससे लड़ाई करने लगा। उदयवीर लड़ता रहा, उसकी तलवार राक्षस को घायल करती रही और थोड़ी देर में वह राक्षस पस्त हो गया। फिर उदयवीर की तलवार, क्षमा करें, धनंजय की तलवार का एक वार हुआ और राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया। राजकुमारी को राजकुमार उदयवीर के रथ पर बिठाया गया और तीनों लेकर राज्यसभा में पहुंच गए। अब 3 राजकुमार थे, राजकुमारी अकेली थी। जो त्रिकालदर्शी राजकुमार था वीरेंद्र, उसने कहा कि अगर मैंने अपने ज्ञान के आधार पर यह न बताया होता कि राजकुमारी कहां पर है, तब आगे की कहानी ही ना शुरू होती। राजकुमार उदयवीर ने कहा कि यह बात सही है कि राजकुमार वीरेंद्र ने अपने ज्ञान से यह बताया कि राजकुमारी कहां पर है, लेकिन अगर मेरा रथ ना होता तो हम लोग समय पर ना पहुंचते। अब राजकुमार धनंजय ने कहा कि यह बात सही है कि अगर तुम लोग ना होते तो उतनी जल्दी वहां नहीं पहुंचा जा सकता था, और इसीलिए मैंने तुम दोनों लोगों को पूरा मौका दिया कि अगर तुम लोगों में से कोई राक्षस को हरा सकता है तो हरा दे, उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है तो बन जाए। जब मुझे यह लगा कि तुम दोनों उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हो, और अगर थोड़ी देर और युद्ध चलता रहता तो राक्षस के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाती, तब मैंने अपनी तलवार निकाली, राक्षस से युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतारा। उसके बाद फिर राजकुमारी को लेकर हम लोग यहां आ पहुंचे। सारे लोग सोचने लगे, राजकुमारी भी संशय में पड़ गई। अब यह चौथी कहानी है जिसे बेताल राजा विक्रमादित्य को सुनाता है। जो मुख्य कहानी है वह इस तरह है कि एक तांत्रिक को अपनी तंत्र साधना पूरी करने के लिए बेताल की जरूरत है, जिसमें वह राजा विक्रमादित्य से यह कहता है कि आप बेताल को मेरे लिए ला दीजिए। बेताल एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। राजा विक्रमादित्य बेताल को पीपल के पेड़ से उतारते हैं और अपने कंधों पर डालते हैं, और यह चौथा प्रयास राजा विक्रमादित्य का है। बेताल राजा विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाता है और यह शर्त रखता है कहानी सुनाने के बाद, राजन, यदि आपके मन में कोई उत्तर आ रहा है और आप उस उत्तर को मुझे नहीं बताते हैं तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और यहीं आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आपके मन में उत्तर आता है और आप मुझे उत्तर बताते हैं तो मैं वापस मुड़कर उसी पीपल के पेड़ पर लटक जाऊंगा। अब राजा विक्रमादित्य के मन में, राजा विक्रमादित्य जो तीव्र बुद्धि के हैं और उनके न्याय में किसी को कोई शक नहीं है, तुरंत उनके मन में उत्तर आता है। किस प्रश्न का? जो बेताल उनसे करता है कि राजकुमारी के लिए इन तीनों राजकुमारों में से कौन सा सबसे उपयुक्त राजकुमार है। विक्रमादित्य कुछ सेकंड रुकते हैं, उसके बाद बताते हैं कि धनंजय, जिसकी तलवार के वार से राक्षस की मृत्यु होती है,
और राजकुमारी राक्षस के चंगुल से छूटती है, वह राजकुमारी के लिए सबसे उपयुक्त वर है। बेताल फिर से प्रश्न करता है कि आपके इस न्याय का, आपके इस उत्तर का आधार क्या है? विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि वीरेंद्र त्रिकालदर्शी है। यदि राजकुमार वीरेंद्र ना होता तब भी मगध का सम्राट इतना शक्तिशाली था और उसके गुप्तचर इतने निपुण थे कि वे राजकुमारी का पता लगा ही लेते कि वह कहां पर है। उसके बाद यदि उदयवीर के पास दिव्य रथ ना होता तब भी थोड़ा देर से ही सही राक्षस तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन यदि धनंजय तलवार का धनी ना होता तो राक्षस के चंगुल से राजकुमारी को छुड़ाया नहीं जा सकता था। इसलिए तीनों राजकुमारों में धनंजय का कोई और विकल्प नहीं है। उस राक्षस से और कोई जीत नहीं सकता था। बावजूद इसके कि मगध का सम्राट, मगध का राजा शक्तिशाली था और उसके पास एक अच्छी सेना थी जिसमें बहादुर सिपाही थे, लेकिन उस राक्षस से मुकाबला धनंजय जैसे तलवारबाज के लिए ही संभव था। इसलिए वीरेंद्र और उदयवीर की तुलना में धनंजय एक उपयुक्त वर है राजकुमारी के लिए। और जैसे ही यह उत्तर पूरा होता है, बेताल अट्टहास करके हंसता है और उड़ चलता है फिर से उसी पीपल के पेड़ की तरफ, लटक जाता है पीपल के पेड़ पर। और राजा विक्रमादित्य मुड़े फिर से उसी की तरफ, उसी पीपल की पेड़ पर जहां वो लटक गया था उसकी तरफ चल दिए। अब आप भी इस कहानी के बारे में सोचिए, राजा विक्रमादित्य के न्याय के बारे में, उनके उत्तर के बारे में सोचिए। हो सकता है आपका तर्क कुछ अलग हो। यदि आपको तर्क अलग लगता है, यदि आपको उत्तर अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियों को सुनने के लिए, मेरे वीडियोज को देखने के लिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।